अस्सलाम वालेकुम। ही सॉल्यूशंस के साथ मैं हूं अदनान और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक डेफिनेशंस की आगे फर्दर पार्ट है, पार्ट 5। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। किसी भी एटम के मास को अगर हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एटम एक बहुत छोटा पार्टिकल है। अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो अगर हम इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल लें किसी एटम से, तो एटम का जो बाकी हिस्सा बच जाएगा उसका भी कोई ना कोई मास ज़रूर होता है, लेकिन वो डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं ताकि हम एटम को एग्जैक्ट मास मालूम करने के लिए उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम किया जाता है। However, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of carbon-12 atoms. तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है, यानी इसमें हम एटॉमिक मासेस ले लेते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के और उसको रिलेट कर लेते हैं, रिलेटिव बना लेते हैं कार्बन 12 एटम के साथ। कार्बन 12 एटम के साथ हम उसको रिलेट करके हम मास निकालते हैं। तो ये एक डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है, एक डायमेंशन लेस डेफिनेशन है कि रिलेटिव एटॉमिक मास में, क्योंकि ऊपर एटॉमिक मास आ जाता है और डिवाइडेड बाय हम जिसका रिस्पेक्टिव ले रहे हैं यानी कार्बन 12 एटम से, तो वो उसका मास आ जाएगा। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो मासेस हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। The relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotopes. An element having different mass number but same atomic number is called isotope. ये isotope की definition आपको ब्रैकेट में दिखाई गई है कि यहाँ पर अपन देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि एक एवरेज मास है किसी भी एलिमेंट के एटम का, एवरेज मास है जिसको कंपेयर किया जा रहा है 1/12 पार्ट के साथ, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन जो 12 आइसोटोप है उसके 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके हम उसको निकालते हैं। अब ये 1/12 पार्ट क्या चीज़ है? कार्बन 12 आइसोटोप्स मीन कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है कि डिफरेंट मास नंबर होते हैं आइसोटोप्स के, ताहम उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा लेकिन उसका मास नंबर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 आइसोटोप है। तो इट मीन्स के इसमें अगर हम 12 मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें, Z माइनस करें, A माइनस Z करें, 12 माइनस 6 करें, तो हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद 6 आ जाती है। तो जितने इसमें एटॉमिक नंबर है 6, तो उतने ही प्रोटॉन की तादाद होती है। तो इसके न्यूट्रॉन भी 6 हो गए और प्रोटॉन भी 6 हो गए। तो जब हम किसी भी कार्बन 12 के आइसोटोप में से उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को निकाल लेते हैं, जो बाकी हिस्सा बचता है वो 1/12 कहलाता है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एटम का मास मालूम करने के लिए उसका एवरेज मास लेंगे और फिर उसको 1/12 से कंपेयर करके जो मास आएगा उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। Based on carbon 12 standard, the mass of an atom of carbon is 12 unit and 1/12 of it comes to be 1 unit. तो अगर हम
एज्यूम कर लें यहाँ पर कि कार्बन का एटम का जो मास है वो 12 है, तो स्टैंडर्ड ये वैल्यू है कि कार्बन का एटम का मास 12 है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके 12 बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया हमने, यानी एक हिस्सा जो है 1/12 पार्ट जिसे हम कह रहे हैं वो कितने यूनिट्स के बराबर होगा, वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो when we compare atomic masses of other elements with atomic mass of carbon atom, they are expressed in relative atomic mass of those elements। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट के जो एटम होता है उसका एवरेज एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ, तो जो मास हमारे पास आएगा हम उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो क्योंकि हमने पहले बात की कि ऊपर भी एक मास है, एवरेज मास ऑफ एलिमेंट जो अननोन एलिमेंट है, अननोन मास है वो आएगा, और नीचे जो हम 1/12 का डिनोमिनेटर में यानी बटा के नीचे जो आएगा वो 12 आएगा, कार्बन का जो 1/12 पार्ट है तो 12 उसके नीचे आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आएगा उस अननोन एलिमेंट जिसका हमने एटॉमिक मास मालूम करना है, उसका एवरेज मास डिवाइडेड बाय 12। तो अगर देखा जाए तो ऊपर भी मास है तो वो भी मास का यूनिट है, नीचे भी मास का यूनिट है, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका बेसिकली कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन लेस है। लेकिन यहाँ पर फिर हम इसको जो 1/12 पार्ट से कंपेयर करेंगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, क्योंकि उसे हम 1 यूनिट कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो SI सिस्टम है उसमें इसको एक अलहदा से, इस रिलेटिव एटॉमिक मास को एक अलहदा से यूनिट दिया गया है। इसको हम इसके यूनिट को, एक यूनिट को हम कहते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट, और इसका सिंबल होता है स्मॉल AMU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट दरअसल क्या है, ये 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 होता है। देखते हैं जी, when this atomic mass unit is expressed in grams, it is, अगर हम किसी भी एटम्स को ग्राम्स में जाहिर कर रहे होते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि कार्बन 12 है हमारे पास, हमने इसमें से प्रोटॉन निकाल लिए, हमने इसमें से न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब जो बाकी कार्बन 12 का मांदा हिस्सा बचा है एटम का, वो कहलाता है रेस्ट मास ऑफ कार्बन 12। तो जो रेस्ट मास ऑफ कार्बन 12 में से प्रोटॉन निकाल लिए, न्यूट्रॉन निकाल लिए, यानी हमने मेन जो हैवी पार्टिकल्स थे वो निकाल लिए जिनकी बुनियाद पे एटॉमिक मास बनता है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की मुकम्मल तादाद जो सम होता है उसका वो एटॉमिक मास कहलाता है। तो उसके अलावा भी तो बाकी एटम का कोई मास है, तो जो रेस्ट मास है वो कितना है, वो है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स हमें बताते हैं वो है 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। अगर हम इसको 1/12 पार्ट से कंपेयर करें, कार्बन के 1/12 पार्ट से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, किस तरीके से कंपेयर करेंगे, तो 1.993 इंटू 10⁻23 इंटू 1/12, तो 1 इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो ये यही रकम आएगी, और जो नीचे डिवाइडेड बाय 12 था 1/12, तो ये 12 यहाँ पर आ गया। 12 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1 AMU इक्वल होता है 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसको पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, तो ये -23 से -24 ग्राम हो जाएगा। तो 1 AMU को ग्राम्स में यहाँ पर जाहिर किया गया है, किस तरीके से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। एक और चीज देख लीजिए कि मास ऑफ प्रोटॉन आमतौर पे अगर AMU में देखा जाए तो 1.0073 है, लेकिन जब उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो जहन में रहे कि 1 AMU और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1.0073 AMU हमने लिख दिया, हम इसको ग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे और AMU की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे ताकि ये कैंसल्ड आउट हो जाए, क्योंकि हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं और हम ग्राम की वैल्यू को लेकर आना चाहते हैं, तो इसीलिए हम उसकी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हम हासिल कर सकते हैं ये मास ग्राम्स के अंदर 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये मास ऑफ प्रोटॉन ग्राम्स में हो गया।
इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU है। तो इसको अगर हमने चेंज करना हो ग्राम्स में तो इक्वेशन यही इस्तेमाल होगी। 1 AMU हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको कैंसिल आउट करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो नियरली एक दूसरे के इक्वल है। यूं कह लीजिए कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो AMU में ये इसका मास है 5.486 × 10⁻⁻4 AMU, और इसको हम AMU डिवाइड नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से जो हमारे पास आंसर आएगा 9.106 × 10⁻⁻28 ग्राम। इस तरीके से एक रिलेशनशिप, एक गेटवे बनता है कि हम ग्राम्स और AMU को किस तरीके से हम एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। टेस्ट योरसेल्फ की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है? तो इसमें 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये मालूम है, ऊपर जो हमने देखा कि 1 AMU के अंदर इतने ग्राम्स होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 ग्राम इसको यहीं पे रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, दूसरी तरफ इक्वेशन के डिवाइड होगा तो यहाँ पर हम ले गए ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं 1 और 1.66 इसको डिवाइड करते हैं तो ये 0.602 × 10⁻24 आता है। ये -24 ऊपर चला गया न्यूमरेटर साइड पे, तो ये 24 हो गया, तो 1 ग्राम इसके बराबर हो गया। अगर हम पॉइंट को शिफ्ट कर लें फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद तो ये आ जाता है 1 ग्राम इज इक्वल टू यहाँ पे ये 6.02 × 10 क्या आ जाएगा 23। यहाँ पर 6.02 × 10⁻23। इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि इज एटॉमिक मास यूनिट आर SI यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास? क्या एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास का SI यूनिट है? द आंसर इज यस, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या रिलेशनशिप है? और उसका आंसर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, A = Z + N। A एटॉमिक मास होता है जबकि Z एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है, प्लस N न्यूट्रॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद में हम एटॉमिक नंबर को जमा कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आएगा। तो ये एक रिलेशनशिप बनता है। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हम पिछली डेफिनेशन में अभी पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पर क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। क्योंकि एटम इतना छोटा होता है कि उसका मास को डिटरमाइन करना प्रैक्टिकली साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद निकाल देने के बाद बाकी जो एटम का मास बचता है वो इतना कम होता है कि एटम का मास मालूम करना साइंटिस्ट के लिए करीब करीब नामुमकिन के बराबर हो जाता है। इसीलिए वो रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।